तो मन्नत, ये है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है हम उनको समझेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मन्नत हम जानते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स है, इस कॉन्सेप्ट का या इस टर्म का मतलब होता क्या है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स देखो, वैसे तो एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का कहने का मतलब ये है कि एक सब्जेक्ट है, ये एक डोमेन है ना। जैसे साइकोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है और अकाउंटेंसी होता है। उसी प्रकार से ये एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन को आप सब्जेक्ट की तरह भी समझ सकते हो, ठीक है। दो टर्म में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इकोनॉमिक्स जो दूसरी टर्म आती है इकोनॉमी से कैसे अलग है। देखो, सबसे पहले मैं आपको ना इकोनॉमी टर्म से रूबरू करवा देता हूँ। इकोनॉमी जो होता है मन्नत, इट इज़ कंसर्न विद जब आप किसी भी एक जोग्राफिकल टेरिटरी की बात कर रहे होते हो, ठीक है। आप बात कर रहे होते हो किसी भी एक जोग्राफिकल टेरिटरी की। अब जोग्राफिकल टेरिटरी का कहने का मतलब क्या है। बेसिकली इजी शब्दों में अगर हम इसको कहें, आप यहां पर जब किसी कंट्री की बात करते हो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के अंदर, तो आप उसको कंट्री ना कह के इकोनॉमी कहते हो। फॉर एग्जांपल, इंडिया एक कंट्री हम जानते हैं, लेकिन इकोनॉमी में हम उसको इंडिया ना कहकर कहते हैं इंडियन इकोनॉमी, है ना। ऐसे ही हम जानते हैं कि अमेरिका जो है वो एक कंट्री है, लेकिन हम उसको अमेरिका ना कह के क्या कहते हैं, अमेरिकन इकोनॉमी। ऐसी रशियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, और जो भी कंट्री का नाम है आप उसको इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हो कि इकोनॉमी कुछ नहीं है, कंट्री को ही डिनोट करने के लिए एक टर्म है जो कि एक जोग्राफिकल टेरिटरी के कॉन्टेक्स्ट में यूज करी जाती है। लेकिन वहीं पर अगर हम इस टर्म की बात करें इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। आप यहां पर इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात करते हो या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक इश्यूज अराइज होते हैं बिकॉज दो चीजें हैं। देखो, इंसान जो होता है ना, इंसान एक लालची प्राणी है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो इंसान की जो ज़रूरतें हैं, इंसानों की जो नीड्स हैं या इंसानों की जो वांट्स हैं, उसका कभी कोई अंत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बर्थडे पर पापा मम्मी से कुछ डिमांड कर रहे हो किसी सामान की, किसी आइटम की, तो आप उनसे कहोगे प्लीज़ 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 मुझे दिला दो पापा, प्लीज़ 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 मम्मी मुझे दिला दो, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगी, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए होगा। लेकिन अपने आप से सवाल ये करो कि क्या ऐसा सच में कभी हुआ है कि जब आपने उनसे कहा कि मुझे ये वाली चीज़ दिला दो, मुझे इसके बाद कभी कोई चीज़ नहीं चाहिए होगी? नहीं। तो जो ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स हैं वो होती हैं अनलिमिटेड, वो होती हैं अनलिमिटेड। लेकिन दिक्कत पता है कहां पर आती है? ये जो इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज कब होती है? जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ना इकोनॉमी के अंदर, इंसान की इन जरूरतों को, इंसान की इन इच्छाओं को, उनकी पूर्ति करने के लिए ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड है। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उन नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू सेटिस्फाई दीज नीड्स एंड वांट्स ऑफ ह्यूमंस, दिक्कत इनके साथ ये है, दे आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर, है कि नहीं। अगर आपके पास मन्नत दुनिया जहां भर का अगर पैसा हो भी अवेलेबल, आपके पास बहुत पैसा हो, आप रिच ही रिच हो जाओ, लेकिन फिर भी आप दुनिया की सारी चीजें नहीं ले सकोगे अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा भी है तो। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि रिसोर्सेज जो होते हैं, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, रिसोर्सेज जो होते हैं दे आर स्केर्स इन नेचर। स्केर्स का मतलब होता है दे आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर। आपके पास बहुत सारा पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है, आपके पास पैसे छापने की मशीन है, लेकिन फिर भी आप अगर ये कहो कि मैं दुनिया की सारी कार जो है वो ले लूंगी, चलो ठीक है, आप दुनिया की सारी कार ले लोगे, लेकिन
एक टाइम ऐसा भी आएगा जो कार में जो यूज होता है स्टील, कार में जो यूज होता है प्लास्टिक, ये तो कुदरती रूप से लिमिटेड ही है ना। कार में जो, कार को चलाने के लिए जो भी आप पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करोगे वो भी दुनिया में एक दिन खत्म हो जाएगा। तो पैसा अगर अनलिमिटेड हो भी तो जो गुड्स अवेलेबल होते हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो बहुत स्केयर्स होते हैं, वो बहुत लिमिटेड होते हैं। और अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, एक इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं हो सकता, वो इंसान अपनी इच्छा कभी पूरी कर ही नहीं सकता। ये तो हमने एक बहुत सुपरफिशियल एग्जांपल ले लिया कि एक इंसान है, उसके पास अनलिमिटेड पैसा है। पहली बात तो ये है, ये जो मनी है ना, मनी भी एक लिमिटेड रिसोर्स है। आपको मैं मार्केट के अंदर खड़ा कर दूं, आपको एक मॉल के अंदर मैं खड़ा कर दूं, मॉल के अंदर अगर आप सारे ब्रांड्स की तरफ जाओगे और उनका सारा सामान खरीदने की कोशिश करोगे, तब भी मन्नत, अगर आपकी जेब में अगर 1 करोड़ रुपए भी है ना किसी अच्छे मॉल में जाने के बाद, तब भी वो 1 करोड़ जो रुपए हैं वो भी बहुत कम पड़ जाएंगे मॉल के सामान के सामने, है कि नहीं, ब्रांड्स के सामने। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। इस रिसोर्सेज जो स्केयर्स है ना, अभी हम आगे चल के समझेंगे, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, रिसोर्सेज जो है उनकी किल्लत होती है इकोनॉमी में। सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो ही नहीं सकते, इंसान की इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दे आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर, वो बहुत गिने चुने हैं। और उनमें से जैसे एक पैसे की बात कर लो कि एक इंसान के पास पैसा भी तो अनलिमिटेड नहीं हो सकता, पैसा भी तो कहीं ना, आपका पैसा भी तो आपके लिए कहीं ना कहीं रुकावट बनेगा। आपको चाहिए तो सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ क्यों नहीं ले सकते अपन? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स के पास ऑन प्लेनेट अर्थ मनी एज अ रिसोर्स, मनी भी तो एक रिसोर्स है, उसकी भी कमी होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी फील्ड है विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज या प्रॉब्लम्स। ये इकोनॉमिक इश्यूज या प्रॉब्लम्स इसलिए अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंसानों की जो नीड्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, दे आर अनलिमिटेड, लेकिन जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन नीड्स, उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए दे आर स्केयर्स। और मैंने आपको अभी ऊपर ही इसका मतलब बता दिया स्केयर्स टर्म का। स्केयर्स का मतलब है लिमिटेड, इसको हम कहते हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, देखो लिखा भी हुआ है, इसका मतलब है रिसोर्सेज आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर। इसके अलावा एक और रीजन है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज की होती है, ध्यान से समझना इस चीज को। रिसोर्सेज जो हैं दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसका कहने का मतलब क्या है, आप ना एक रिसोर्स को, ठीक है, एक रिसोर्स को मल्टीपल यूजेस के लिए पुट तो कर सकते हो, लेकिन यह भी एक रुकावट है। जैसे इसमें लिखा हुआ है रिसोर्सेज ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब यह है वन रिसोर्स कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेस। ठीक है, इसने ये तो लिख दिया राइटर ने यहां पर, वन रिसोर्स कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेस, बट वन रिसोर्स कैन बी यूज्ड, वन पर्टिकुलर जो रिसोर्स होगा, एक रिसोर्स आप एक ही काम के लिए यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको इसका। मन्नत, मान लो आप जिस घर में अभी रह रहे हो, ठीक है, ये जो आपका घर है, ये जो आपकी बिल्डिंग है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते कि ये पूरी बिल्डिंग आपकी है और इस बिल्डिंग के अंदर जो है 4 फ्लोर अवेलेबल है, ठीक है, और आपकी है जॉइंट फैमिली, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। तो एक फ्लोर पर आप रहते हो, एक फ्लोर पर दादी दादू रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, ताऊ जी रहते हैं और ताई जी रहती हैं। ठीक है, मतलब किराए पर आपने नहीं चढ़ा रखा है, पूरा घर आपका है। अब रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब, तो इसने हमें यह बताया कि रिसोर्सेज, अब एक जो रिसोर्स है उसको हम मल्टीपल यूजेस पर लगा सकते हैं, लेकिन एक रिसोर्स एक ही काम के लिए यूज हो सकता है। अब ये जो आपकी बिल्डिंग है, रोज रोज इंसान बिल्डिंग तो खरीद नहीं सकता, रोज रोज इंसान कोई प्रॉपर्टी तो खरीद नहीं सकता। तो ये जो आपका घर है जिसमें 4 फ्लोर है, अब अगर ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको इसको जिम में कन्वर्ट करवाना है तो आपको यहां पर रहना छोड़ना पड़ेगा।
अगर आपको यहां पर कोई स्विमिंग पूल बनवाना है तो अगेन आपको कोई एक जो फ्लोर होगा उसको खाली करवाना पड़ेगा। अगर यहां पर आपको कोई एक एकेडमी खुलवानी है, कोई एक इंस्टीट्यूशन खुलवाना है, अगेन फिर भी आपको यहां पर रहना छोड़ना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपके एक घर में जो आपका एक फ्लोर खुद का है, मतलब मान लो वो आपका है, आपके पापा मम्मी का है, आप सेम टाइम पर ये सारे काम कर सकते हो उधर, कि आप उधर एकेडमी भी चला लो, स्विमिंग पूल भी खोल लो, जिम भी खोल लो और वहां पर आप रह भी लो? बताओ, हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं ना। तो एक रिसोर्स सिर्फ एक ही एक्टिविटी के लिए काम आ सकता है। ओके, मन्नत, यहां तक बात क्लियर हुई? पहले बताओ। आगे बात करते हैं उसके बाद। तो इकोनॉमिक्स जो है, इट इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द बैकड्रॉप ऑफ स्केर्सिटी। ये तो हम समझ ही गए, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, कोल जो कोयला होता है वो एक इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है इंडिया के अंदर, लेकिन उसकी सप्लाई लिमिटेड है। तो नेचुरल रिसोर्स जो होता है उसके मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, लेकिन आप एक रिसोर्स को एक ही टाइम पर एक ही एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हो। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस एक मेजर प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं, इसकी जो अच्छी लाइन होती है लिखने की, आप ये कह सकते हो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर। इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, बट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज इच्छाएं, दोज वांट्स, दोज नीड्स, दोज डिमांड्स आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर। ओके, उसके बाद हम स्केर्सिटी की दिक्कत तो देखो समझ ही गए हैं, है ना। स्केर्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक पर्टिकुलर गुड या एक सर्विस की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू डिमांड। कहने का मतलब ये है कि यहां पर स्केर्सिटी की दिक्कत तब आती है जब डिमांड ज्यादा हो जाए इकोनॉमी में किसी भी चीज की, और जो सप्लाई है वो कम हो जाए। ठीक है, स्केर्सिटी की वजह से चीजों के दाम भी बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे डायमंड्स इतने ज्यादा वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, और इसके अलावा पेट्रोल, ऑयल, और अगर हम यहां पर बात करें एक अच्छे एग्जांपल की, गोल्ड एंड सिल्वर, ये इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो जब ये अवेलेबल नहीं है तो कहने का मतलब क्या है, इनकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो ये जो मिसमैच हो रहा है कि डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, या फिर डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो चाहने वाले बहुत हैं इसके, लेकिन अवेलेबल है नहीं इसका। तो इस केस में क्या होता है, जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइजेस जो होते हैं वो शूट अप कर जाते हैं, प्राइजेस बढ़ जाते हैं किसी भी चीज के। ठीक है, तो यहां पर स्केर्सिटी या स्केर्स रिसोर्सेज जो होते हैं उसका हमें मीनिंग बताया जा रहा है। स्केर्स रिसोर्सेज को या स्केर्सिटी को हम कह सकते हैं एज प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज, कमी है किसी चीज की। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल जो है, जो तेल है, वो एक फाइनाइट का मतलब होता है वो एक लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि तेल के जो कुएं हैं, जो रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड हैं। तो स्केर्सिटी ऑफ ऑयल ये हमें शो करता है कि देयर इज अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, तो जब एक रिसोर्सेज जो होता है वो एक अबंडेंटली यानी कि बहुत ज्यादा अवेलेबल ना हो, इतना इनफ ना हो ताकि वो टोटल डिमांड को मीट कर पाए, तो उसकी वजह से उसके प्राइस के ऊपर एक असर आता है। प्राइस के ऊपर असर क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया कि प्राइसेस जो होते हैं वो शूट अप हो जाते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना, मतलब इसके स्टेडियम में पहले भी पढ़ चुके हैं ये वाला, ज़्यादा इसमें मतलब ज़्यादा इसको खींचने की कोई नीड हमें है नहीं। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स के नेचर के ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स को साइंस भी बोला जाता है और इकोनॉमिक्स को आर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एज अ साइंस कैसे है। इकोनॉमिक्स ना दो प्रकार की साइंसेस मानी जाती है। इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस भी है, एक पॉजिटिव विज्ञान का फील्ड भी है, और एक नॉर्मेटिव साइंस भी है। जब भी हम इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस कहते हैं
तो इसका मतलब ये है कि हम यहां पर ना बिल्कुल एज इट इज डिट्टो जो चीजें हुई होती हैं इकोनॉमी के अंदर, हम बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करते हैं इकोनॉमी की। यहां पर हम इकोनॉमिक इश्यूज जो भी होते हैं, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हों, प्रेजेंट से रिलेटेड हों, या फिर फ्यूचर से रिलेटेड हों, उसको हम प्रॉपर फैक्टर्स, प्रॉपर फिगर्स, प्रॉपर नंबर्स के बेसिस पर समझते हैं। यानी कि उसकी हम करते हैं, यहां पर एक वर्ड है, उसकी हम करते हैं प्रॉपर तरीके से एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। तो ये जो इकोनॉमिक्स को एज अ पॉजिटिव साइंस कहा जा रहा है वो इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज हम यहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को पता लगाने की कोशिश करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या, कि कोई भी जो इकोनॉमी के अंदर घटना हुई उसके पीछे रीजन क्या था, यानी कि उसके पीछे कारण क्या था, व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड दैट फिनोमेना, और उसका जो इफेक्ट निकला, उसका जो आउटकम निकला वो क्या निकला। जब आप इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हो कुछ टर्म्स को यूज करके, जैसे व्हाट वाज क्या हुआ था, व्हाट इज क्या हो रहा है, व्हाट विल बी क्या होगा, तो यहां पर आप कोई वैल्यू जजमेंट्स नहीं कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा भी होना चाहिए था, ऐसा पास्ट में होना चाहिए था, या ऐसा फ्यूचर में होना चाहिए। आप एज इट इज पिक्चर प्रेजेंट करते हो, यानी कि आप इसको ऐसा समझ लो, यहां पर आप फैक्ट्स के बेसिस पर, फैक्ट्स के बलबूते पर बात करते हो। जो जैसी चीजें हुई हैं आप उसको एज इट इज प्रेजेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है, ये जो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, कि हम इसको पॉजिटिव साइंस कह रहे हैं, तो जो पॉजिटिव साइंस की जो इकोनॉमिक्स है, यहां पर हम फैक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे बेरोजगारी इंडिया के अंदर एक रियलिटी है, शहरों के अंदर गरीबी बढ़ रही है, अर्बन पॉवर्टी बढ़ रही है, ये एक रियलिटी है। तो अगर आप इनके नंबर प्रेजेंट करते हो कि एज कंपेयर टू 2016 2026 के अंदर, यानी कि यहां पर अगर आप 10 सालों की पिक्चर को प्रेजेंट कर रहे हो कि हां जो पॉवर्टी है भारत के अंदर वो बढ़ गई है, जो बेरोजगारी है वो भारत के अंदर गिर गई है, तो अगर आप प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करते हो तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स जो है वो एक पॉजिटिव साइंस है। मन्नत, क्लियर हुआ कि पॉजिटिव साइंस क्यों है इकोनॉमिक्स? ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक नॉर्मेटिव साइंस कैसे है। जब भी आप इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसी बातें करते हो, जब आप मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो या एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हो, ठीक है, कोई भी जो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं आप उनके अंदर मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू या एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, तब हम उसको कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है। यानी कि यहां पर आप चीजों को ऐसा बोलते हो व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए था। यहां पर आप अनुमान लगाते हो, यार ऐसा हो जाता अगर तो ज्यादा अच्छा होता, वैसा होना चाहिए था, मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसा हो जाए, है ना। तो यहां पर आप वैल्यू जजमेंट्स का इस्तेमाल करते हो, यानी कि चीजें वैसी हुई नहीं है आपकी, लेकिन एक उम्मीद है, आपकी एक होप है, आपकी एक एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इकोनॉमिक्स को एक नॉर्मेटिव साइंस मान रहे हो तो यहां पर आपकी स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी होती हैं कि गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट पॉलिसीज। अब देखो, सरकार ने पॉलिसी इंप्लीमेंट करी नहीं है। जैसे अगर आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट पॉलिसीज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, जो लेबर बनकर शहरों में आ जाते हैं, गांव से निकलकर शहरों की तरफ लोग रिक्शा चलाने, छोले भटूरे वालों का काम करने आ जाते हैं, तो उनके इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए सरकार को। सरकार ने करा नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हो सरकार को ऐसा करना चाहिए, तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन है, आपकी एक होप है यहां पर। तो अब हम इकोनॉमिक्स को कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली हम लोग दो मेन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। दो मेन ब्रांचेस के अंदर एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप ना एक इंडिविजुअल लेवल पर आकर बात करते हो, आप यहां पर पूरी इकोनॉमी की बात नहीं करते हो। जैसे मतलब मान लो
एक तरफ है एक इंडिविजुअल, और उसके अगेंस्ट आप बात कर रहे हो पूरी की पूरी कंट्री की। तो जब आप पूरी कंट्री के बारे में बात कर रहे हो तो वो बन जाएगी फील्ड रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हमारे क्लास 12th का पार्ट है। लेकिन वहीं पर जब आप बात कर रहे हो एक इंडिविजुअल के बारे में, तो वो फील्ड बन जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक इश्यूज को समझते हो एक इंडिविजुअल लेवल पर। जैसे जब आप बात करते हो, अच्छा इंडिविजुअल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है, यहां पर लिखा हुआ है वो एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, वो इकलौती एक फर्म भी हो सकती है, और वो इकलौती एक इंडस्ट्री भी हो सकती है। ठीक है। जैसे जब आप बात करते हो कि प्राइजेस जो हैं मार्केट में, जितनी भी चीज़ों के रेट हैं, गुड्स के प्राइसेस और सर्विसेज के प्राइसेस, वो एक वो सिर्फ एक फैमिली को कैसे प्रभावित करते हैं, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को कैसे प्रभावित करते हैं, वो सिर्फ एक फर्म को कैसे प्रभावित करते हैं, वो सिर्फ एक इंडस्ट्री को कैसे प्रभावित करते हैं। तो जब आप एक या दो के लेवल पर आकर या गिने चुने इंडिविजुअल के लेवल पर आकर बात करते हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो मतलब छोटा, आप बिल्कुल छोटे एंगल पर आकर बात कर रहे हो, गिने चुने लोगों के बारे में, गिने चुने दुकानों के बारे में, गिनी चुनी इंडस्ट्रीज के बारे में आप बात कर रहे हो। लेकिन वहीं पर जब आप पूरी कंट्री की पिक्चर को प्रेजेंट करते हो तो वो बन जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की फील्ड में कुछ थ्योरीज होती है। जैसे आप यहां पर कंज्यूमर के बिहेवियर को समझते हो, आप यहां पर ये समझते हो कि प्राइजेस कैसे डिटरमाइन होते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल कस्टमर को। और जो प्रोड्यूसर होता है, जैसे जो गुड्स एंड सर्विसेज को जो बनाते हैं, जैसे प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर हो गए फैक्ट्री वाले जो कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करेंगे, है ना। और जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है या ऐसी फैमिली है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करेंगे। तो इनकी जो डिमांड होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, कंज्यूमर की, वो प्रोड्यूसर के द्वारा फुलफिल करी जाएगी। तो जो मेन टूल्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, मेन टूल्स वो होते हैं, एक है डिमांड और एक है सप्लाई। ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेजर फोकस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेजर फोकस है, इट इज कंसर्न विद प्राइस डिटर्मिनेशन। कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है एक इंडिविजुअल फर्म का या फिर एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री का। इसलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं, या प्राइस थ्योरी भी आप कह सकते हो, थ्योरी ऑफ प्राइस या प्राइस थ्योरी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे जो सप्लाई है, मान लो माइक्रो इकोनॉमिक्स की पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। जैसे जो सप्लाई है वेजिटेबल्स की, लाइक टोमेटोस, वो लो है, मार्केट में इतने टमाटर आ नहीं रहे हैं, सीजनल फैक्टर्स की वजह से, लोकल मार्केट के अंदर हो सकता है कि प्राइस इंक्रीज हो गया इसकी वजह से। लेकिन अगर जैसे अगर सप्लाई कम है किसी चीज़ की, यहां पर इसने बोला कि प्राइस इंक्रीज हो गया उनका, प्राइसेस में इंक्रीज, अगर सप्लाई कम है तो उनका प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, जब भी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस जो होता है वो शूट अप कर जाता है, वो राइज कर जाता है। और वाइसी वर्सा, अगर हम अपोजिट देख लें इस चीज़ को, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है तो प्राइजेस में ड्रॉप, प्राइजेस गिर जाएंगे। ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक के एक एग्जांपल को समझते हैं। यहां पर बात हो रही है एक इनडायरेक्ट टैक्स की, जिसको उस दिन हमने अकाउंटेंसी के अंदर समझा था मन्नत, जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या मन्नत? मन्नत जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स, हाँ, टैक्स। क्या ये डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है।
तो जीएसटी जो है वो एक एग्जांपल होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, बिकॉज जीएसटी ने पूरे इंडिया के टैक्स सिस्टम को, जो इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसको, बहुत सारे प्रकार के इंडायरेक्ट टैक्सेस चलते थे पहले, वो एक ही टैक्स के अंदर आ चुके हैं। बड़े सारे जो टैक्सेस थे, जो मल्टीपल टैक्सेस थे, उसको रिप्लेस कर कर एक कॉमन इंडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर आ गया जिसको हम जीएसटी कहते हैं। ये इंपैक्ट करता है पूरी की पूरी इकोनॉमी को बाय सिंप्लीफाइंग टैक्सेशन। गवर्नमेंट का रेवेन्यू से इंप्रूव होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्टअप होती है। तो इसका इंपैक्ट जीएसटी का बताओ, क्या एक इंडिविजुअल लेवल पर है या पूरी कंट्री के लेवल पर है? पूरी कंट्री के लेवल पर है, नेशनल लेवल पर इंपैक्ट करा जीएसटी ने। तो ये एग्जांपल हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो अगर हम समझें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है विद द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी। यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता था विद द बिहेवियर ऑफ वन सिंगल इंडिविजुअल, लेकिन यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यहां पर आप ना देखो, एक वर्ड आएगा बार बार आपके सामने, अभी तो नहीं, मतलब क्लास 12th में आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन यहां पर एक वर्ड आएगा एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटलिटी। हाँ जी, तो यहां पर हम टोटलिटी की बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ देखें तो वहां पर अगर एक इनकम की बात होगी तो वो होगी एक इंडिविजुअल की इनकम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे एक इंडिविजुअल की इनकम की, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात होती है पूरी कंट्री की इनकम की, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बात करोगे तो वहां पर बात होती है एक सिंगल पर्सन की एम्प्लॉयमेंट की, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात होती है फुल एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि पूरी कंप्लीट इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप बात करते हो कि एक इंडिविजुअल जो है वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है या करती है, लेकिन वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन की। तो यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में जहां पर बात कर रहे थे, वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कंप्लीट इकोनॉमी की बात करते हैं। तो कुछ की थ्योरीज क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, यहां पर आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को जानने की कोशिश करते हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जैसे पूरी इकोनॉमी की जो डिमांड एंड सप्लाई है, इंडिविजुअल की नहीं, पूरी इकोनॉमी की डिमांड एंड सप्लाई है, वो मैनेज होनी चाहिए। पूरी इकोनॉमी के अंदर कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। यहां पर बात होती है इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप की। ये इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? जब चीज़ों के दाम बढ़ने लग जाते हैं उसको आप कहते हैं इन्फ्लेशन, जब चीज़ों के दाम गिरने लग जाते हैं उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। फिर यहाँ पर देयर इज थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर, इसको हम मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं, इसको हम आगे चलकर समझेंगे। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की, एक्सचेंज रेट की। अच्छा, एक्सचेंज रेट क्या होता है कि $1 के अंदर कितने रुपीस आते हैं, और इसके अलावा यहां पर बात होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी। तो कुछ जो टूल्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, दे आर, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात किसकी होती थी? डिमांड की और सप्लाई की, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बात होती है एग्रीगेट डिमांड की और एग्रीगेट सप्लाई की। और एग्रीगेट वर्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया टोटलिटी। ठीक है, तो क्योंकि हम यहां पर बात पूरी इकोनॉमी के बारे में करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसलिए इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम था थ्योरी ऑफ प्राइस, और इसका नाम क्या है? थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। तो जब आप इतना समझ गए हो तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो भी चीजें दे रखी हैं ये आपको पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी का मीनिंग मैंने अभी आपको लेक्चर की इंट्रोडक्शन में ही बताया था। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है, पहली बात तो ये मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी का मतलब होता है कंट्री। कंट्री ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू लोग जो हैं वो अर्न करते हैं, दे आर लिविंग, ताकि वो अपनी नीड्स को और अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। तो जो कोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो क्या क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली
आप बात करते हो कि आपने कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे कैसे? ऑब्वियस ही बात है, रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल से गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। सर्विस कैसे प्रोड्यूस होंगी? आइडियाज से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है भारत के अंदर, वो मैन्युफैक्चर करती है स्मार्टफोन्स यूजिंग रॉ मटेरियल्स एंड लेबर। तो ये एग्जाम्पल हो गया प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन करता कौन है? प्रोडक्शन करेगा प्रोड्यूसर, कि जिसको आप कहते हो सप्लायर। फिर बात आती है कंजम्पशन की। कंजम्पशन के अंदर आप बात करते हो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे यूज करा जाता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, ताकि वो अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को, डिमांड को फुलफिल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक परिवार जो है इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी इन देयर होम एंड डेली एक्टिविटीज। तो ये कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। फिर बात आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट मतलब किसी चीज में इन्वेस्ट करना, जैसे लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो इट मींस जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है फ्यूचर जनरेशंस के लिए, यानी कि आपके पास कोई एक हाउस है, आपके पास कोई एक प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर आप कितना एड ऑन कर रहे हो, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे एक कंपनी जो है इट बाइज न्यू मशीनरी टू इंक्रीज फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिर बात आती है एक्सचेंज की। एक्सचेंज में आप क्या करते हो? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू बायर। ठीक है। एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे एक दुकान है, आप उस दुकान पर गए, ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, एक है कंज्यूमर, एक है प्रोड्यूसर या शॉपकीपर, जिसको आप सेलर भी कह सकते हो। ये आपको सामान देगा, बदले में आप इसको क्या दोगे? आप इसको दोगे पैसा। जैसे एक शॉप है, शॉप ओनर वो कपड़े बेचता है कस्टमर को और बदले में उसको पैसा मिलता है, इसको हम एक्सचेंज कहते हैं। अब अलग अलग तरह की इकोनॉमी कौन सी होती है? एक होती है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब ये होता है, जैसे आप यहां पर एक ऐसी कंट्री के बारे में बात कर रहे हो जहां पर सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज के हकदार, मतलब उनके कंट्रोल में है सारे रिसोर्सेज। यहां पर सब लोग अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और उनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। ऐसी कंट्री को हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड है, यानी कि सरकार की कोई इंटरफेरेंस नहीं है यहां पर। फिर दूसरी तरह की इकोनॉमी आती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। यहां पर सभी प्रकार के जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं ताकि लोगों की भलाई हो सके। फिर एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? यहां पर मार्केट इकोनॉमी भी होती है और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी होती है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी यहां पर एग्जिस्ट करता है और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर होता है मतलब एक इंडिविजुअल की, आप जब आप इसको ऐसे समझ लो, जब आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज की, प्राइवेट फर्म्स की जब आप बात करते हो। और पब्लिक सेक्टर कौन होता है? पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट। यहां पर आप इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हो जिसका मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करना। ठीक है। तो यहां पर हमने ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी पढ़ लिया, तो ये आपको अब अगेन यहां पर ये कोई दोबारा से पढ़ने की कोई नीड नहीं है। अब एक टर्म आती है यहां पर, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जब आप, जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको यूज करते हो लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब बात होती है प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की, इन्वेस्टमेंट की और एक्सचेंज की, ये देखो ये थे ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज। 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं इकोनॉमी के अंदर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज। तो वो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? मतलब अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक मेन चीज क्या है? प्रोडक्शन हो रही होगी, जब कंजम्पशन हो रही होगी, इन्वेस्टमेंट हो रही होगी और एक्सचेंज हो रही होगी, तब पैसे की बात होगी यहाँ पर। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी हैं? आप यहां पर बात करते हो कि सोशल वेलफेयर को कैसे मैक्सिमाइज करा जा सके, ताकि लोगों के सोशल, रिलीजियस या कल्चरल एस्पेक्ट्स को हम सेटिस्फाई कर सकें। तो जब भी आप कोई काम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, केयर के लिए, अफेक्शन के लिए करते हो, जैसे आपकी मम्मी आपसे प्यार करती हैं, तो किसी लालच में थोड़ी ना प्यार करती हैं वो आपसे। वो आपके लिए खाना बनाती है रोज सुबह स्कूल जाने से पहले, और स्कूल आने के बाद आपकी केयर करती हैं, आपको कपड़े प्रेस करके देती हैं,
आप जो कहते हो आपकी डिमांड फुलफिल होती है, ठीक है। आप बदले में कुछ नहीं कर रहे हो, आप बदले में कहीं उनको कुछ मतलब कमा कर नहीं दे रहे हो, लेकिन ये वाला काम जो मम्मी पापा आपके लिए करते हैं वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको मिले, इसलिए आपकी केयर हो और आपको वो प्यार करते हैं इसलिए। तो जब भी कोई स्कीम चलती है, जैसे सरकार की प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, आवास योजना, जैसे घर वगैरह बनाकर गरीब लोगों को सरकार देती है, या मनरेगा आपने सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 100 दिन के लिए गरीब परिवारों को रोजगार मिलता है। तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। मनरेगा तो नहीं आएगा, सॉरी, मनरेगा में तो क्या है कि पर्सन जब काम कर रहा है उसको पैसा भी मिल रहा है। जब सरकार की कोई ऐसी योजना है जो कि फ्री फंड में आपको पैसा मिल रहा है, आप सरकार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। मनरेगा में तो चलो वर्कर्स काम करते हैं, मनरेगा का एग्जांपल मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जैसे क्या है कि सरकार की कोई स्कीम वगैरह, योजना वगैरह जो चल रही है, और वो योजना, वो जो स्कीम है वो लोगों की मदद कर रही है, और लोगों, मतलब सरकार ये नहीं बोल रही लोगों से कि आपको हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा बदले में। जैसे हमारे मम्मी पापा केयर करते हैं तो दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम अस, उसको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।